हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 9 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको इस वीडियो में आपकी दोनों बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप मैं जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं उन क्वेश्चंस के भरोसे ना रहे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस बताते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की एक बार आप रीडिंग लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे चैप्टर को रटिए, आप इनके एक बार रीडिंग लगाइए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट 1 दो बेलों की कथा प्रेमचंद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रश्न संख्या 1 है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। इसके बाद अब हम देखते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 4 है कि जूरी काछी के बेलों का क्या नाम था। प्रश्न संख्या 5 है कि हीरा और मोती अपना प्रेम एक दूसरे पर कैसे प्रकट करते थे। प्रश्न संख्या 6 बेलों की खातिर के लिए बाल सभा अपने घरों से क्या क्या चीज़ें लेकर आई। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 है कि कांजी होंस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। प्रश्न संख्या 8 है कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। प्रश्न संख्या 9 गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया था। प्रश्न संख्या 10 है कि मोती के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए। चरित्र से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, तो आप चरित्र से संबंधित क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कि कांजी होंस में पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। प्रश्न संख्या 12 गया कौन था, उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं आपके पार्ट 2 जो कि लहसा की ओर है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि राहुल सांस्कृतियान ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कब किया आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 कि तिब्बत की राजधानी है। फिर अति लघुतात्मक प्रश्न आ चुके हैं आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वापस बोल रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस के भरोसे ना रहे, बस आप इन क्वेश्चंस को एक बार याद करें और अदर क्वेश्चंस को भी पढ़ें और बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रीड करें। प्रश्न संख्या 3 है कि राहुल सांस्कृतियान का मूल नाम क्या था। प्रश्न संख्या 4 है कि सुमित कौन था। प्रश्न संख्या 5 है तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते थे। प्रश्न संख्या 6 मैं अब पुस्तकों के भीतर था वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर हम देखते हैं लघुतात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 7 है कि लेखक को भीख मंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी। प्रश्न संख्या 8 है कि तिब्बत की सामाजिक स्थिति कैसी थी। प्रश्न संख्या 9 है कि लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए। प्रश्न संख्या 10 है कि उस समय तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कि लेखक ने तिब्बती चाय की क्या विशेषता बताई है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसके बाद आपका पार्ट 3 है वो कि उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामचरण दुबे का, जो कि इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है कि बर्ड वाचर किसे कहा जाता है। फिर अति लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 है कि सालिम अली कौन थे। प्रश्न संख्या 4 है कि सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 5 है कि नैसर्गिक का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 6 है कि लॉरेंस कौन थे। फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। प्रश्न संख्या 8 है कि सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से क्यों मिले थे। प्रश्न संख्या 9 है कि सालिम अली की 2 विशेषताओं का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है कि सालिम अली को बर्ड वाचर क्यों कहा जाता है। निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है पाठ के आधार पर सलीम अली का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद पार्ट 5 है जो कि अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद पार्ट 6 है प्रेमचंद के फट्टे जूते हरिशंकर परसाई। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है।
प्रश्न संख्या 1 है कि उपन्यास सम्राट किस लेखक को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि सही कथन के सामने आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। अगर सही है तो उसके आगे आपको टिक लगाना है। फिर अति लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 है कि प्रेमचंद्र के फट्टे जूते पाठ में टीला शब्द से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 है कि लेखक को प्रेमचंद्र के जूते फटने का क्या कारण प्रतीत हुआ। प्रश्न संख्या 5 है कि सदियों से जमी परत से परसाई जी का इशारा किस ओर है। प्रश्न संख्या 6 है हरिशंकर परसाई द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में पर्दे का क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 8 है लेखक के अनुसार प्रेमचंद द्वारा फोटो खिंचवाने का क्या कारण रहा होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि फोटो में प्रेमचंद द्वारा पहने गए जूतों का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है कि कुबनदास कौन थे और उन्हें किसने बुलवाया भेजा था। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखे। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको मुहावरे दे रखे हैं, इन मुहावरों का आप देख लीजिए और उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। इसके बाद आपका पार्ट 7 है मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 1 है कि महादेवी वर्मा ने किस भाषा में कविता लिखना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 2 लेखिका की छात्रावास में पहली छात्रीन कौन थी। अति लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समय स्वतंत्रता का मुख्य केंद्र कहाँ था। प्रश्न संख्या 5 है कि महादेवी वर्मा ने जेबुनिसा से क्या सीखा। प्रश्न संख्या 6 है कि लेखिका को चांदी का कटोरा क्यों मिला था। फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 है कि बाबा महादेवी वर्मा को क्या बनाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 8 है महादेवी वर्मा के मिशन स्कूल छोड़ने के क्या कारण थे। प्रश्न संख्या 9 है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। प्रश्न संख्या 10 है महादेवी वर्मा ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। प्रश्न संख्या 12 है लेखिका महादेवी वर्मा का आपको जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद पार्ट 8 है एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहला क्वेश्चन है कि कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने किस पत्रिका में कविता लिखी। अति लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। प्रश्न संख्या 3 है कि देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है रोज फुदकती है ठीक यही आकर यह किसने किससे कहा। लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 है कि गुरुदेव कैसे दर्शनार्थियों से कुछ भीत रहते थे। प्रश्न संख्या 5 है कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध क्या प्रेरणा देता है। प्रश्न संख्या 6 है गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर आपकी क्रिया को भेद बताने हैं, ये वाक्य देख लीजिएगा। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 8 है मुक्त प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 9वां है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। फिर काव्य खंड आ चुका है जिसके अंदर पार्ट 9 है आपके कबीर। तो कबीर के अंदर पहला क्वेश्चन है कि मानसरोवर में हंस चुकते हैं। अति लघुतात्मक प्रश्न में दूसरा है कबीर पंथ में कबीर की रचनाओं का संग्रह किसे प्रमाणिक माना जाता है। तीसरा है कबीर ने अपने काव्य में कैसे मनुष्य की कल्पना की है। चौथा है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। पांचवा है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। प्रश्न संख्या 7 है मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है। प्रश्न संख्या 8 है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 9 है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखने हैं। निबंधात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 12 है किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, आपको तर्क सहित उत्तर देना है। पार्ट 10 है जो कि अब की बार आपके कर चुका है। तो पार्ट 11 है रसखान। पहला क्वेश्चन है कि पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है रसखान के आराध्य थे। प्रश्न संख्या 3 है कि पाहन शब्द के 2 पर्यायवाची लिखे। प्रश्न संख्या 4 है कि रसखान की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5 है कि कवि रसखान ने अपनी काव्य रचना किस भाषा में की है। प्रश्न संख्या 6 है मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान ने क्या इच्छा की।
फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। प्रश्न संख्या 8 है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। प्रश्न संख्या 9 है रसखान अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं और क्यों। प्रश्न संख्या 10 है कि कवि रसखान अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ जाकर बस गए थे और अगले जन्म में कहाँ रहने की अभिलाषा है। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर कवि रसखान सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। प्रश्न संख्या 12 है कि कवि रसखान का जीवन परिचय लिखिए। इसके बाद आपके पार्ट 12 है कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी का। पहला प्रश्न है कि साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है। दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। प्रश्न संख्या 3 है कि कवि ने कोयल से क्या प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 4 है कवि के अनुसार कवि व कोयल में क्या समानता है। प्रश्न संख्या 5 है कि कवि ने ब्रिटिश राज का गहना किन्हें कहा है। प्रश्न संख्या 6 है कि अंधकार को कौन भेद रहा है। फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। 8वां है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। प्रश्न संख्या 9 है कि कैदी और कोकिला कविता में कवि ने किन किन को काला बताया है। प्रश्न संख्या 10 है कि कविता में मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कवि और उनका क्या संबंध था। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 12 हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। इसके बाद आपका अध्याय 13 आ चुका है ग्रामसी सुमित्रानंदन पंत। तो पहला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ। दूसरा है आज़ादी के आंदोलन के दौरान पंत ने किसके आह्वान का कॉलेज छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 3 है कि कवि ने ग्रामसी कविता में किसका मनोहारी वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 4 है कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। प्रश्न संख्या 5 है इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। प्रश्न संख्या 6 सुमित्रानंदन पंत को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 7 है कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 8 है कि गांव को मरकत डिब्बे का खुला क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 10 से ग्रामसी कविता में कवि क्या देखकर रोमांचित हो रहा है। इसके बाद पार्ट 14 है जो कि अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पार्ट 15 है मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ। दूसरा मेघ आए कविता में धूल किसकी प्रतीक है। तीसरा पाहुन किसे कहा गया है। चौथा मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है। पांचवा बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किस प्रकार किया। छठा नदी ने मेहमान को कैसे देखा। प्रश्न संख्या 7 है कविता में ताल पानी भरी परात लाने का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। प्रश्न संख्या 9 मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। प्रश्न संख्या 10 मेघ आने पर वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा। निबंधात्मक प्रश्न संख्या 11 कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद पार्ट 16 है यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले जो कि अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद पार्ट 17 है बच्चे काम पर जा रहे राजेश जोशी। तो प्रश्न संख्या 1 है कविता के अनुसार बच्चे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। दूसरा बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे में कौन सा अलंकार है। तीसरा कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक है। चौथा है कवि ने कविता द्वारा आज दुनिया की किस समस्या को उठाया है। बच्चों के काम पर जाने से कवि चिंतित क्यों है। प्रश्न संख्या 6 बच्चे काम पर जा रहे कविता का उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 7 है कि बच्चों का काम पर जाने का क्या कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों के लिए खिलौने किताबें क्यों महत्व रखती है। प्रश्न संख्या 9 कवि समाज और सरकार से क्या अपेक्षा करता है। प्रश्न संख्या 10 सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है। निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते देखा है। फिर हम आपकी सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका पार्ट 1 है इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई। दूसरा है इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने किस बाढ़ का रोमांचक वर्णन किया। प्रश्न संख्या 3 है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे। प्रश्न संख्या 4 है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। प्रश्न संख्या 5 है कि मृत्यु का सरल दूत किसे कहा गया है और क्यों।
प्रश्न संख्या 6 है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। प्रश्न संख्या 7 है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। प्रश्न संख्या 8 है जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाज में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसके क्या क्या प्रबंध किए। इसके बाद पार्ट 2 है बड़े संघ की औरतें मृदुला गर्ग। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह किससे करना चाहती थी। दूसरा, लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा, किस घटना से पता चलता है कि लेखिका की एक बहन बड़ी जिद्दी थी। प्रश्न संख्या 4, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। प्रश्न संख्या 5 है लेखिका मृदुला गर्ग स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सम्मिलित क्यों नहीं हो सकती थी। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं है फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। प्रश्न संख्या 8 है लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। फिर रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट जो कि हट चुका है। फिर पार्ट 4 है माटी वाली विद्यासागर नोटीवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि माटी वाली कहानी किस समस्या से जुड़ी है। दूसरा, टिहरी में किस नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया। तीसरा, घर की मालकिन ने माटी वाली को क्या दिया। प्रश्न संख्या 4, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 5, माटी वाली के पास अपने अच्छे व बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। प्रश्न संख्या 6, माटी वाली की प्रसिद्धि का क्या कारण था। प्रश्न संख्या 7, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 8, माटी वाली पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गरीब आदमी को जीवन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो पार्ट 5 है वो किस तरह वाला, ये भी आपकी बार आपके हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आपके जो हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों बुक्स के हमने देख लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को वायरल करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।